कार्सिनोजन के बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। डायग्नोसिस का मतलब होता है डिटेक्शन, कि किसी भी डिज़ीज़ को आप कैसे डिटेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डायग्नोसिस। तो कैंसर को डिटेक्ट करने के, अगर मान लीजिए कोई सस्पेक्टेड पर्सन है, उसमें हो सकता है कि उसे कैंसर हो रखा हो, तो उसे हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम कैंसर को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं बॉडी में। और कैंसर एक्सटर्नल है या इंटरनल है, क्योंकि कैंसर जो है वो आपके बॉडी के आउटर सरफेस पे भी हो सकता है, वो आपके बॉडी के इंटरनल साइड पर भी हो सकता है, मे बी इनसाइड योर ऑर्गन और बॉडी के किसी भी इंटरनल पार्ट्स में, या हमारी स्किन पे अगर होता है, बकल कैविटी में होता है, तो वो ट्यूमर हमें दिखते हैं, वो कैंसर हमें दिखते हैं एक्सटर्नली। लेकिन मान लीजिए अगर स्टमक में कैंसर हो जाए, इंटेस्टाइन में कैंसर हो जाए, तो वो हमें विजिबल नहीं होते हैं। तो इसलिए अलग अलग टाइप की टेक्निक्स होती हैं, डिपेंड्स ऑन कि कैंसर कहाँ पर है, बॉडी के सरफेस पे है या बॉडी के इनर साइड पर है। तो जैसे कि पहली टेक्निक है बायोप्सी। तो बायोप्सी जो टेक्निक है ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू चेक एक्सटर्नल ट्यूमर। तो अगर हमारे एक्सटर्नल सरफेस पे अगर ट्यूमर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम बायोप्सी यूज़ करते हैं। हम एक्सटर्नल सरफेस पे जैसे कि स्किन पर हो सकता है या आपके माउथ के अंदर भी हो सकता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी में क्या करेंगे, देखिए जो भी सस्पेक्टेड एरिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा हाथ है और ये यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मास ऑफ सेल प्रेजेंट है, वो ट्यूमर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मास ऑफ सेल प्रेजेंट है यहाँ पे, अब मुझे चेक करना है ट्यूमर है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो यहाँ पे ज़्यादा सी टिश्यू प्रेजेंट होगी, मेरे यहाँ पे मास ऑफ सेल प्रेजेंट होगा, उसमें से थोड़ा सा पार्ट मैं कट करके और उसे स्लाइड के ऊपर रख के और माइक्रोस्कोप में क्या करूँगा, ऑब्ज़र्व करूँगा। तो जैसे आप बायो लैब में आप स्लाइड्स बनाते हैं, उसी की तरीके से ये टेक्निक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अ पीस ऑफ टिश्यू इज़ कट फ्रॉम सस्पेक्टेड एरिया। तो सस्पेक्टेड एरिया मीन्स जहाँ पे आपको शक हो रहा है कि यहाँ पे ट्यूमर हो सकता है या नहीं है, उसको जस्ट चेक करने के लिए, तो उस एरिया से आप एक थोड़ा सा टिश्यू क्या करेंगे, उसमें से निकाल लेंगे, थोड़ी सी सेल्स आप निकाल लेंगे और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो ट्यूमर सेल है या नहीं है। नाउ जब आप किसी टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं, तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी। जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है हिस्टोपैथोलॉजी। तो यहाँ पे दो टर्म हैं, एक है हिस्टोलॉजी, एक है पैथोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू, अब पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इन्फेक्शन, स्टडी ऑफ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे टिश्यू को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व का मतलब है आप उसे स्टडी कर रहे हैं। तो टिश्यू को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इसका मतलब आप टिश्यू को ऑब्ज़र्व करने का मतलब है हिस्टोलॉजी। लेकिन वो टिश्यू कोई नॉर्मल टिश्यू नहीं है, वो टिश्यू क्या है, इन्फेक्टेड टिश्यू है, डिजीज़्ड टिश्यू है जिसमें डिजीज़ हो रखी है। तो ऐसी टिश्यू को जब आप स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी। विच मीन्स टिश्यू की स्टडी तो आप कर रहे हैं लेकिन वो टिश्यू नॉर्मल नहीं है, वो इन्फेक्टेड या डिजीज्ड टिश्यू है। तो हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू। अब देखिए बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी में क्या यहाँ पे डिफरेंस आ गया। हिस्टोपैथोलॉजी बायोप्सी का पार्ट है, मतलब अगर आप बायोप्सी कर रहे हैं तो बायोप्सी के टाइम पे आप टिश्यू की स्टडी तो करेंगे, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, हिस्टोपैथोलॉजी कह रहे हैं। तो एक तरीके से हिस्टोपैथोलॉजी जो है वो इंटीग्रेटेड पार्ट है किसका, बायोप्सी का। मतलब हिस्टोपैथोलॉजी के बिना बायोप्सी नहीं हो सकती। तो बायोप्सी में क्या कर रहे हैं, बायोप्सी में हमने टिश्यू को कट कर लिया, अब आप उसे माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, हिस्टोपैथोलॉजी कह रहे हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक आती है रेडियोग्राफी। ओके, रेडियोग्राफी, सिटी स्कैन, एमआरआई, ये जितनी भी तीन टेक्निक्स हैं ये किसके लिए होती हैं, टू चेक ट्यूमर ऑफ इंटरनल पार्ट्स। तो एक्सटर्नल के लिए तो हम बायोप्सी करते हैं, लेकिन अगर ट्यूमर हमारे बॉडी के इनसाइड हो जाए और हमें विजिबल ना हो बाहर से, तो उस केस में अंदर
के पार्ट्स के ट्यूमर को पहचानने के लिए हम ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। जैसे कि पहली टेक्निक है रेडियोग्राफी। तो रेडियोग्राफी क्या है, जैसे सिंपल आपने देखा होगा, जैसे बोन में फ्रैक्चर हो गया या बॉडी में कहीं कुछ स्वेलिंग हो गई, तो हम क्या करवाने जाते हैं, एक्सरे करवाने जाते हैं। तो ये सिंपली एक्सरे जो हम करवाने जाते हैं वही चीज़ है। इसमें हम क्या करते हैं, 2D इमेज क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग एक्सरे लाइट इन वन डायरेक्शन। तो देखा होगा जैसे आपने कि जिसका एक्सरे करवाना होता है जिस बॉडी पार्ट का, उस बॉडी पार्ट के ऊपर सिर्फ हम, जैसे ये मान लीजिए पेशेंट है, इसके अपर पार्ट में मुझे चेक करना है कि ट्यूमर है या नहीं है, तो मैं सिर्फ एक डायरेक्शन से एक्सरे लाइट प्रोजेक्ट करूँगा। एक डायरेक्शन, मान लीजिए यहाँ से मैंने इस पर एक्सरे लाइट डाली, सिर्फ एक डायरेक्शन, और जब वो एक्सरे लाइट जो है इस पेशेंट से होते हुए गुजरेगी, तो जो एक्सरे फिल्म होती है ना, जो ग्रे और ब्लैक कलर की फिल्म मिलती है, फ़ोटो मिलती है एक्सरे के टाइम पे, तो उस एक्सरे फिल्म पे इस पेशेंट के अपर पार्ट की क्या बन जाएगी, फ़ोटो, इंटरनल बॉडी की फ़ोटो बनेगी, एक्सटर्नल की नहीं, इसके इंटरनल चीज़ों की फ़ोटो बन जाएगी उस एक्सरे फिल्म पे। फिर हम चेक करते हैं कि उसमें ट्यूमर है या नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा वो इमेज कैसी होती हैं, 2D इमेज होती हैं जो एक्सरे फिल्म पे बनती हैं, वो 3D नहीं होती, 2D इमेज होती हैं। तो ये सिंपली क्या है, एक्सरे जो हम करवाने जाते हैं वही चीज़ है। नाउ नेक्स्ट है सिटी स्कैन। सिटी इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नाउ ये भी रेडियोग्राफी जैसा है, लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हैं एडवांस्ड वर्जन है। इसमें हम क्या करते हैं, 3D इमेज क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग अगेन एक्सरे लाइट। यहाँ पे भी हम एक्सरे लाइट को यूज़ करते थे, यहाँ पर भी एक्सरे लाइट को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सरे लाइट को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, 3D इमेज। तो ऑफकोर्स 2D से ज़्यादा बेटर इमेज किसकी होगी, 3D इमेज की होगी। और 3D इमेज में आपको डिटेलिंग और ज़्यादा, मतलब जो डॉक्टर सिटी स्कैन कर रहा होगा तो उसको और ज़्यादा डिटेलिंग पता चलेगी, आपके इंटरनल पार्ट्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल उसे मिलेगी 3D इमेज के टाइम पे। तो बेसिकली इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, रेडियोग्राफी में हम सिर्फ एक तरफ से एक्सरे लाइट डालते हैं, लेकिन सिटी स्कैन में हम मल्टीपल डायरेक्शन से एक्सरे लाइट डालते हैं। ठीक है, जैसे पेशेंट है ना, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, तो इसके अपर पार्ट में मुझे चेक करना है कि ट्यूमर है या नहीं है, तो मैं इसको यहाँ ऊपर से एक्सरे लाइट डालूँगा, दाएं से, बाएं से, नीचे से, लेफ़्ट राइट, अलग अलग डायरेक्शन से मैं इस पर एक्सरे लाइट डालूँगा। और क्या होगी, सेम पार्ट की अलग अलग इमेजेस बनेंगी। जैसे मैंने यहाँ से एक्सरे लाइट को ऊपर से इसके पार्ट के ऊपर डाला तो एक एक्सरे इमेज बनेगी, मैंने राइट से एक एक्सरे लाइट डाली तो इसकी एक इमेज बनेगी, लेफ़्ट से एक्सरे लाइट इस पर प्रोजेक्ट करी तो एक एक्सरे इमेज बनेगी। तो आप देख रहे हैं सेम पार्ट की अलग अलग एक्सरे इमेजेस बन रही हैं, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से बन रही हैं वो। एंड फाइनली उन्हें क्या कर दिया जाता है, उन सभी एक्सरे इमेजेस को जो कि सेम पार्ट की हैं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से ली गई हैं वो एक्सरे इमेजेस, उन सभी एक्सरे इमेजेस को हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं। मतलब ये सारे काम कंप्यूटर पे किए जाते हैं, तो उन इमेजेस को हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं और कंबाइन करने के बाद एक 3D, एक फाइनल सिंगल पिक्चर बनती है जो कि 3D इमेज होती है। तो आपने क्या करा, अलग अलग डायरेक्शन से एक्सरे लाइट डाली और उससे अलग अलग एक्सरे इमेजेस बनी सेम बॉडी पार्ट्स की। फिर आपने क्या करा, उन सभी एक्सरे इमेजेस को एक साथ कंबाइन करके एक फाइनल सिंगल 3D इमेज बना दी। तो उससे क्या होगा कि आपको और ज़्यादा डिटेलिंग पता चलेगी इंटरनल पार्ट्स की। ओके, नाउ नेक्स्ट है MRI। इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। नाउ MRI में भी हम 3D इमेज क्रिएट करते हैं, बस सिटी स्कैन और MRI में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके 3D इमेज क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये इसमें एक डिफरेंस आ जाता है। अब जैसे कि इस सेफ़ कौन सा होता है, इनमें से सेफ़ होता है MRI। क्यों? क्योंकि देखिए इन दोनों में हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सरे लाइट को यूज़ करते हैं। और एक्सरे जो होता है वो एक तरीके का म्यूटाजन भी होता है जो हमारे DNA में म्यूटेशन क्रिएट कर सकता है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि रेडियोग्राफी या CT स्कैन करवाने से आपका DNA म्यूटेट हो जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा कब हो सकता है,
जब आप बहुत फ्रिक्वेंटली क्या करवा रहे हैं, एक्सरे करवा रहे हैं, सिटी स्कैन करवा रहे हैं। वैसे तो क्या होता है, इस टाइम पे जो एक्सरे लाइट डाली जाती है इन दोनों टेक्निक्स में, उस एक्सरे लाइट की डोज बहुत कम होती है, तो बहुत कम डोज होती है, उससे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डोज बहुत कम होती है, और आप कोई ऐसे रोज़ तो करवाने नहीं जा रहे हो सिटी स्कैन या रेडियोग्राफी। वो तो कभी इंसान लाइफ टाइम में एक बार करवा लेता है, या 4-5 महीने में एक बार हो जाता है उसका, तो उससे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जैसे अगर कोई पर्सन है जो महीने में 4 बार सिटी स्कैन करवा रहा है हर महीने, तो क्या होगा, एक्सरे की थोड़ी थोड़ी डोज जो है वो उसको महीने में मिलती जा रही है, तो मे बी फाइनली उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ओके, वैसे तो एक्सरे की लो डोज यूज़ करी जाती है जब आप सिटी स्कैन या रेडियोग्राफी करवाने जाते हैं, लेकिन हाँ, अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ को आप बार बार करवा रहे हैं तो मे बी उसका एक फ़ाइनल कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। ओके, तो वैसे तो इतना कोई हार्मफुल नहीं है, लेकिन जब आप बार बार करवाते हैं तब हार्मफुल होता है। और एमआरआई सेफ़ होता है क्योंकि इसमें हम कोई हार्मफुल रेडिएशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ कर रहे हैं। और जैसे जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, तो प्रेग्नेंट फीमेल के केस में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर ही नहीं, और भी चीज़ों के लिए मान लीजिए अगर इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करना है प्रेग्नेंट फीमेल के केस में, तो उनको एमआरआई सजेस्ट किया जाता है, रेडियोग्राफी एंड सिटी स्कैन सजेस्ट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि मे बी मदर तो इस एक्सरे की लो डोज को झेल जाए, टॉलरेट कर ले, लेकिन जो फीटस है वो तो अभी इतना ग्रोन अप नहीं है, उसकी ग्रोथ इतनी कंप्लीट नहीं हुई, तो मे बी ये जो लो डोज है एक्सरे की वो उस फीटस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सके। तो इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल जो होती हैं उनको सिटी स्कैन या रेडियोग्राफी रेफ़र नहीं किया जाता। अगर इंटरनल पार्ट को स्टडी करना होता है तो एमआरआई उन्हें सजेस्ट किया जाता है। ओके, एक और टेक्निक है, ये थोड़ी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए आपकी जो WBC हैं वो कैंसर सेल के साथ इतनी स्ट्रांगली फाइट नहीं करती हैं। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि कैंसर सेल जो हैं ये भी तो हमारे शरीर की सेल है ना, सेल्फ सेल है। और WBC जो है वो ज़्यादा फाइट किसके साथ करता है? जो नॉन सेल्फ होते हैं, विच मीन्स जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। तो फॉरेन पार्टिकल जब आते हैं फिर तो WBC उनकी बैंड बजा देते हैं, उनके साथ फाइट करते हैं। लेकिन कैंसर सेल तो अपनी ही सेल है, तो WBC उनके साथ इतना स्ट्रांगली फाइट नहीं करता या करता भी नहीं है। ओके, लेकिन क्या होता है, जो आपकी कैंसर सेल होती हैं, कैंसर सेल ये ये जो कैंसर सेल हैं ये कुछ ना कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती हैं। ओके, जिनको हम क्या कह रहे हैं, एंटीजन, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन्स। अब आपको पता है ना एंटीजन्स क्या होते हैं? एंटीजन्स वो होते हैं जिनके अगेंस्ट WBC एक्शन लेती हैं, उनको एंटीजन्स कहते हैं। एंटीजन वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके अगेंस्ट WBC काम करती हैं। सो बेसिकली जो कैंसर सेल है वो अपनी सेलों से वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करती हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती हैं। और ये जो केमिकल और वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहे होते हैं ये नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होते हैं, ये तभी रिलीज़ होंगे जब क्या होगा, बॉडी में कैंसरस सेल प्रेजेंट होंगी। तो WBC को पता है कि जब नॉर्मल सिचुएशन होती है शरीर में तब ये वेस्ट प्रोडक्ट और केमिकल्स रिलीज़ नहीं होते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट और केमिकल जो हैं ये एबनॉर्मल सिचुएशन में रिलीज़ हो रहे हैं। कब? जब किसी को कैंसर हो या कैंसरस सेल उसकी बॉडी में प्रेजेंट हो। तो WBC ये जो वेस्ट प्रोडक्ट और जो केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं कैंसरस सेल से, तो आपकी WBC उनके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज़। किसके अगेंस्ट? जो कैंसरस सेल हैं वो अपने सेलों से वेस्ट प्रोडक्ट या आप कह सकते हैं केमिकल्स रिलीज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से WBC को ये लगता है कि ये केमिकल जो हैं ये तो नॉर्मल सिचुएशन में बनते ही नहीं है, तो आपकी WBC क्या करेंगी, उन केमिकल्स के अगेंस्ट क्या बनाती हैं? एंटीबॉडीज़। तो क्या होगा, आपके ब्लड में ये एंटीबॉडीज़ क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। कब? जब ये एंटीजन्स होंगे। और ये एंटीजन्स कब होंगे? जब आपकी कैंसर सेल क्या होंगी, बॉडी में प्रेजेंट होंगी। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट होगा इसके अंदर, इसमें हम इस एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर टेस्ट में एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस पाई जाती है
तो इसका मतलब है आपके बॉडी में ये एंटीजन भी होगा, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। और कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में कैंसरस सेल्स भी क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। तो इस टेक्निक में जनरली हम क्या करते हैं, इस एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं और उससे पता चलता है कि बॉडी में कैंसर है या नहीं है। ओके।